वेलकम बैक फ्रेंड्स। अभी हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंडरी। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द एनिमल हस्बेंडरी। क्यों, ये भी हम समझेंगे क्यों वो इम्पोर्टेंट है, और कौन कौन से ब्रीडिंग के टाइप्स है वो भी हम पढ़ने वाले हैं। कौन सी मेथड से ब्रीडिंग किया जाता है। तो हम जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। थियोरीज में बहुत बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं कि एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग, या फिर कोई भी एक टाइप का ब्रीडिंग पूछा जाता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन विथ रिस्पेक्ट टू द बोर्ड्स, राइट। एंड सम ऑफ द एग्जाम्पल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, राइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं एनिमल ब्रीडिंग। जो एनिमल ब्रीडिंग है उससे पहले हम ब्रीड को समझ लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में भी हमने ब्रीड का डेफिनेशन पूरी तरह से समझा था। फिर से हम एक बार ब्रीड का डेफिनेशन लिख देते हैं कि व्हाट इज ब्रीड। ब्रीड इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ये एक एनिमल्स का ग्रुप है जो रिलेट करते हैं अपने डिसेंट से। कहीं पर भी वो डिसेंट से रिलेट करते हैं और उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादातर सिमिलर रहते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रीड। यानी कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट एंड आर सिमिलर इन मोस्ट ऑफ देयर कैरेक्टर्स, दैट इज कॉल्ड एज ब्रीड, राइट। तो ग्रुप ऑफ एनिमल्स related by descents and similar in most of their characters is referred as breed, right। उसके बाद समझते हैं कि what is the objective of एनिमल ब्रीडिंग। क्यों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनिमल हस्बेंडरी के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनिमल ब्रीडिंग, राइट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव सबसे इम्पोर्टेंट, कोई भी एनिमल ब्रीडिंग होती है तो इसलिए होती है कि ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ईल्ड को बढ़ाया जाए, यानी इंक्रीज ईल्ड, टू इंक्रीज ईल्ड। उसके बाद ईल्ड जब बढ़ती है तो वहां पर हमको ग्रोथ रेट भी बढ़ाना है। तो इम्प्रूवमेंट इन ग्रोथ रेट इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, इम्प्रूव ग्रोथ रेट, राइट। उसके बाद ईल्ड तो बढ़ गई, पर जो उसकी प्रोडक्ट रहेगी, प्रोडक्ट यानी मिल्क, मीट, एग, सिल्क, वूल, ये सब एनिमल हस्बेंडरी के प्रोडक्ट्स हैं। तो उनमें भी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो थर्ड इज इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ मीट, एग, वूल, मिल्क, सिल्क, ये सब ब्रीडिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमको मिलने वाले हैं। कोई भी एनिमल में से हमको ये सब प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यानी मीट मिलेगा, मिल्क मिलेगा हमको, कॉटन काउ से, वूल जो कि शीप और गोट में से मिलेगा। तो ये सब ऐसा ऑफरिंग्स बनेंगे जिससे कि इनका क्वालिटी सुपीरियर हो। इम्प्रूवमेंट यानी सुपीरियर क्वालिटी ऑफ मिल्क,
एग, वूल, मीट, ये सब सुपीरियर क्वालिटी का होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इज डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी, इंक्रीज्ड डिजीज रेजिस्टेंस कैपेसिटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसका डिजीज रेजिस्टेंट बढ़ेगा तो आगे जाके उसका हेल्थ अच्छा रहेगा, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहेगी, क्वालिटी भी इंप्रूवमेंट होगी, राइट। देन इंक्रीज प्रोडक्टिव लाइफ, प्रोडक्शन जो होगा तो प्रोडक्टिव लाइफ बढ़ेगी, तो ज़्यादा टाइम तक प्रोडक्ट हमको मिल सकती है, प्रोडक्ट की लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। लास्ट इज इंक्रीज और इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव रेट, जिससे कि हमें ऑफस्प्रिंग्स भी अच्छी क्वालिटी के मिले। तो इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव रेट, बेसिकली देयर आर मेन 6 ऑब्जेक्टिव्स बाय विच वी कैन इम्प्रूव द टोटल एनिमल एज वेल एज एनिमल्स प्रोडक्ट, राइट। तो इसीलिए हम एनिमल ब्रीडिंग करते हैं, क्योंकि यील्ड बढ़ेगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट्स की अच्छी बनेगी, फिर आगे जाके उसका डिजीज रेजिस्टेंट कैपेसिटी। आप जब एनिमल ब्रीडिंग कराते हो तब इनमें से थोड़े से कैरेक्टर्स को और थोड़े से ऑब्जेक्टिव को लेके चलते हो, सभी एक साथ आ जाए वैसा भी सब में पॉसिबल नहीं होता है, राइट। So basically some of the objectives are kept in mind during the animal breeding. Majority yield और disease resistant capacity पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। Now animal breeding जो है वो 2 टाइप के हैं। Animal breeding is of 2 types. एक है inbreeding and second one is outbreeding. So basically we are going to discuss both of these, inbreeding as well as outbreeding. यहाँ पर जो सबसे पहले आउटब्रीडिंग का जो फर्स्ट है वो है आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग इसके 3 सब टाइप्स हैं। आउटब्रीडिंग के 3 सब टाइप्स है, उसमें जो पहला है वो है आउट क्रॉसिंग, सेकंड वन इज क्रॉस ब्रीडिंग एंड थर्ड वन इज इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। सो बेसिकली देयर आर 3 सब टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग। सो ओवर हियर एनिमल ब्रीडिंग के कितने मेथड्स हैं? देयर आर 2 मेथड्स। फर्स्ट वन इज इनब्रीडिंग, सेकंड वन इज आउटब्रीडिंग, and outbreeding is having 3 subtypes. First one is outcrossing, second one is crossbreeding and third one is interspecific hybridization. ओके, चलिए अभी हम एनिमल ब्रीडिंग का जो सबसे फर्स्ट टाइप है वो हम समझते हैं, दैट इज इन ब्रीडिंग। व्हाट इज इन ब्रीडिंग? उसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि इट इज द ब्रीडिंग बिटवीन द 2 क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स। यहाँ पर समझिए ये बात को कि ये 2 एनिमल्स कैसे हैं? क्लोजली रिलेटेड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टॉपिक, दैट ब्रीडिंग is carried out between 2 closely related animals for 4 to 6 generations, right, of same breed। यहाँ पर सेम ब्रीड आना चाहिए। तो when हम पढ़ रहे इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग में क्या समझेंगे? सबसे पहले when breeding is carried out, when breeding is carried out between 2 closely related
एनिमल्स, यहाँ पर आपको याद रखना है क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। सेम ब्रीड के होने चाहिए, तो क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स यानी उन वो कहीं पर पेडिग्री में रिलेट करते हैं। देन फॉर हाउ मेनी जनरेशन, फॉर 4 to 6 generations you cannot move further, because उसका भी एक डिसएडवांटेज है, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। समझ लीजिए कि हमने एक सुपीरियर काव लिया, एग्जाम्पल समझते हैं इसका। सुपीरियर काव इज मेटेड विथ सुपीरियर बुल, ये कैसे एनिमल्स हैं? दोनों क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स हैं और ब्रीड भी सेम है। नाउ व्हाट विल बी द आउटकम, जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा हमको, ऑफस्प्रिंग जो भी मिलेगा, ऑफस्प्रिंग्स जब मिलते हैं तो उसको इवेल्युएशन करना पड़ता है कि विच ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज हैविंग द डिजायर्ड कैरेक्टर। जो हमने ऑब्जेक्टिव लिया था कि यील्ड ज़्यादा होना चाहिए, फिर उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, या फिर उसका डिजीज रेजिस्टेंस अच्छा होना चाहिए, वो हमको माइंड में रख के ऑफस्प्रिंग्स को क्या करना पड़ता है? इवेल्युएशन, एंड देन फर्दर द इनब्रीडिंग इज कैरिड आउट। अभी इवेल्युएशन में जो हम समझ सकते हैं, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि एक काव, फीमेल जो काव होगा, काव को अगर हमको इवेल्युएट करना है तो कैसे इवेल्युएट करेंगे? तो इट प्रोड्यूसेस मोर मिल्क, राइट, ड्यूरिंग लैक्टेशन और लैक्टेशन। तो काव को कैसे इवेल्युएट करेंगे? प्रोड्यूस मोर मिल्क पर लैक्टेशन, राइट। ऐसा अगर हम ऑब्जेक्टिव ले लें कि मिल्क का प्रोडक्शन, तो फीमेल काउ का इवेल्युएशन इजीली कर सकते हैं। अगर बूल है ऑफस्प्रिंग्स में, तो उसको उसकी सुपीरियरिटी हम कैसे चेक करेंगे? तो वो है, इट विल गिव राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी। आगे जाके उसकी प्रोजेनी कैसी होगी? सुपीरियर होगी। अगर बूल हुआ तो कैसे हम इवेल्युएट करेंगे? गिव राइज टू सुपीरियर प्रोजेनी। सो ये हो गया इनब्रीडिंग का इवेल्युएशन, राइट। उसके बाद व्हाट विल बी द एडवांटेज ऑफ दिस इनब्रीडिंग? अगर हम एडवांटेजेस को समझते हैं तो एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहले, अगर हम इनब्रीडिंग करवाते हैं तो वी विल कलेक्ट द सेम टाइप्स ऑफ जीन्स, अच्छे वाले जीन्स, एंड सर्टेन केसेस इट हैज बीन ऑब्जर्व कि रिसेसिव जीन्स भी कलेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट वन क्या होगा? प्योर लाइंस क्रिएट होगी। प्योर लाइंस यानी स्टेबल जो जीन्स का फॉर्म होगा वो आएगा, क्योंकि हम इनब्रीडिंग करवा रहे हैं। तो प्योर लाइंस का मतलब क्या हुआ? होमोजाइगोसिटी इंक्रीजेस, यानी सेम दोनों अलील सेम होते जाएंगे। इंक्रीजेस जो हमने बताया था होमोजाइगस जेनेटिक्स के अंदर, जो हमारा फर्स्ट वीडियो था पूरे यूट्यूब के अंदर, उसमें हमने क्लियर बताया था कि टीटी, कैपिटल टी को हम क्या बोलेंगे? होमोजाइगस कंडीशन, बिकॉज बोथ द अलील्स आर सेम टाइप, राइट। तो प्योर लाइन्स यहाँ पर हमको क्रिएट होगा। उसके बाद इससे क्या होगा कि इट एक्सपोजेज हार्मफुल रिसेसिव जीन्स, है ना। हार्मफुल जीन्स को एक्सपोज करते हैं, जिससे कि हम सिलेक्ट एंड एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो इट एक्सपोजेज द हार्मफुल जीन्स, राइट। तो उसको हम सिलेक्ट करके
एलिमिनेट कर सकते हैं। उसके बाद है ना, अगर हार्मफुल रिसेसिव जीन्स को हमने एलिमिनेट कर दिया है तो एक्यूमुलेशन किसका होगा, तो एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन्स, राइट, सुपीरियर जीन्स एक्यूमुलेट होते जाएंगे, राइट। नाउ व्हाट इज द डिसएडवांटेज, और डिसएडवांटेज को कैसे हम रिस्टोर कर सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे। तो जो डिसएडवांटेज है, अगर आप कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करवाते हो, यहाँ पर हमने बताया था कितनी जनरेशन के लिए किया जाता है, 4 to 6 जनरेशन, यानी अगर हम कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करते हैं तो क्या होगा, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए हम होमोजाइगस कंडीशन सुपीरियर जीन्स कलेक्ट कर सकते हैं, पर उसके अलावा दूसरे जो हमारे ऑब्जेक्टिव में नहीं है वो जीन्स रिसेसिव होने के चांसेस है, और इससे क्या होगा, उसकी फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों डिक्रीज हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं उसको, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो कंटिन्यूड inbreeding results in reduction of fertility and productivity, right, which is referred as inbreeding, called इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो ये हो गया डिसएडवांटेज, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर आप कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग करवाते हो, पर्टिकुलर जीन के लिए आपने सुपीरियर, पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए आपने सुपीरियर जीन्स को एक्यूमुलेट किया, क्योंकि हम इवेल्युएशन किस पर कर रहे थे, वही कैरेक्टर को लेके इवेल्युएशन करते थे, पर उसके साथ साथ जो दूसरे जीन्स है उसमें रिसेसिव आने के चांसेस है, तो वो जब आते हैं तो फर्टिलिटी में रिडक्शन होता है एंड प्रोडक्टिविटी इज ऑल्सो रिड्यूस्ड, एंड दैट इज कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। द लास्ट वन इज हाउ टू रिस्टोर इट। रिस्टोरेशन भी करना पड़ेगा क्योंकि इनब्रीडिंग डिप्रेशन होने के चांसेस है, तो रिस्टोरेशन कैसे करेंगे ताकि इनब्रीडिंग ना आए, राइट। तो इनब्रीडिंग जब आने, इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस होते हैं, तब वी शुड मेट दिस टाइप ऑफ एनिमल्स विथ अनरिलेटेड एनिमल्स ऑफ सेम ब्रीड। तो रिस्टोरेशन कैसे होगा, एनिमल्स शुड be mated with unrelated animals of same breed, तो आप ये रिस्टोर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इनब्रीडिंग।